Yes, students, welcome in our video classes. As you know, we are discussing the disorder of endocrine system. In last class, we are discussing about the hypoparathyroidism. Today, we are discuss on hyperparathyroidism. तो यहाँ पर हमको पता है कि हाइपो और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म यानी जो भी हमने हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में पढ़ा उसका सब ऑपोजिट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मेन जो फंक्शन है कि मतलब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो कंडीशन है यहाँ पर क्या हो रही है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ पीटीएच यानी पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होना, वो कंडीशन कहलाती है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर पैराथायरॉयड हार्मोन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल मेंटेन करके चलना। ठीक है, तो यहाँ पर जब हाइपर सिक्रीशन हो रहा है यानी कि हाइपर प्रोडक्शन हो रहा है किसका, पैराथायरॉयड हार्मोन का, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा यानी राइजेस इन सीरम कैल्शियम लेवल। ठीक है, तो डायरेक्टली द कंडीशन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इज हाइपर सिक्रीशन ऑफ पीटीएच दैट विल राइजेस इन सीरम कैल्शियम लेवल। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द इटियोलॉजी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हाइपर सिक्रीशन हो रहा है। ठीक है, तो डिसऑर्डर इज मोस्ट कॉमन अमंग द वुमन ओल्डर देन एज 15। यानी पहला तो इसका रिस्क फैक्टर आ जाता है कि जेंडर यानी कि वुमेन को ज़्यादा होता है, दूसरा एज 50 एज से ज़्यादा एज वाली वुमेन को ज़्यादा होता है। ठीक है, सेकंड आ जाती है प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म की इटियोलॉजी। यहाँ पर इसको भी दो टाइप में हम बोल सकते हैं, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म और सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि डायरेक्ट जो प्रॉब्लम है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर है। ठीक है, और सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है कि दूसरी किसी कंडीशन की वजह से, दूसरी किसी डिजीज़ की वजह से जो है सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन हो रहा है पीटीएच का। यहाँ पर डायरेक्ट जो है यानी पैराथायरॉयड जो ग्लैंड्स हैं वो नॉर्मल है, बट यहाँ पर किसी और कंडीशन की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन बन रही है, पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो वो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहलाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की बात करें तो उसके जो यहाँ पर मेन पॉजिटिव जो पॉजिटिव इटियोलॉजी होगी, तो पहला आ जाता है आपका यहाँ पे सिंगल पैराथायरॉयड एडिनोमा, दैट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज अप्रोक्सीमेटली 80% केसेस। ठीक है, तो पहला जो है यहाँ पर ये एक तरह का ट्यूमर हो जाना, पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर ट्यूमर हो जाना, और ट्यूमर की वजह से जो है इसका सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि ट्यूमर से जो है कहीं का भी हम बात करें किसी भी ग्लैंड का तो साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पर पैराथायरॉयड ग्लैंड का साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पर सिक्रीशन जो है पीटीएच का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सेकंड आता है पैराथायरॉयड हाइपरप्लेसिया अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ केसेस, यानी कि 20% केसेस में पैराथायरॉयड ग्लैंड की हाइपरप्लेसिया होता है, यानी उसके अंदर जो सेल्स हैं उसकी उनका एनलार्जमेंट होने लगता है, साइज़ और काउंट जो है वो इंक्रीज़ होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें पैराथायरॉयड कार्सिनोमा। ठीक है, तो पैराथायरॉयड कार्सिनोमा यानी कि कैंसर की कंडीशन है ये भी यहाँ पर पैराथायरॉयड ग्लैंड में, जो डायरेक्ट कार्सिनोमा। अब यहाँ एडिनोमा का मतलब ट्यूमर है और कार्सिनोमा का मतलब कैंसर बनना है। ठीक है, तो दोनों का जो है यहाँ पर मेन कोज आता है कि ट्यूमर बनने की वजह से, यानी एडेनोमा होने की वजह से 80% होता है, जबकि कार्सिनोमा से सिर्फ 1% केसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस है। सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म ये क्यों होता है, तो इसके होने का जो कारण है कि पहला कारण इसका माना जाता है रीनल फेलियर। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम का प्रॉपर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना ज़रूरी होता है, तो वो अगर एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है क्योंकि रीनल फेलियर हो गया तो यूरिन पास नहीं होगा, और सिक्रीशन जो यूरिन के थ्रू कैल्शियम आउट जाना चाहिए बॉडी से वो नहीं जाता, तो उसकी वजह से जो है ये रीनल फेलियर की वजह से कैल्शियम का और पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल वो बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंडरी कोज हो रहा है कि किडनी फेलियर हुआ, उसकी वजह से कंडीशन बन रही है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कह रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इसका इटियोलॉजी आ जाती है, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ पीटीएच रिजल्ट इन द इंक्रीज कैल्शियम। तो इन दोनों की वजह से, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, ठीक है, दोनों की कंडीशन में क्या होगा कि जब पीटीएच का लेवल इंक्रीज़ होगा तो पीटीएच जो है वो किसको कंट्रोल करता है, कैल्शियम को कंट्रोल करता है। तो सीरम कैल्शियम लेवल ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि किस तरह से जो है पीटीएच का लेवल बढ़ने से सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ता है और उसकी वजह से फिर और कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर एंड रिस्क फैक्टर जो भी हमने डिस्कस किए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कंडीशन, उनके इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं, चाहे वो वुमेन हो, एज 15 हो, ठीक है, या फिर ट्यूमर बनना हो, ठीक है, तो इन सब की वजह से या रीनल फेलियर हो। तो प्राइमरी सेकेंडरी केसेस चाहे वो ट्यूमर एंड हाइपरप्लास्टिक टिश्यू सीक्रेट एक्सेसिव पीटीएच, ठीक है, तो जो भी रिस्क फैक्टर इटियोलॉजी है उनकी वजह से क्या होगा कि पीटीएच का सिक्रीशन वो बढ़ेगा। जब पीटीएच का सिक्रीशन बढ़ेगा, है ना, तो पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल जब बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ थोड़े से हम अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड की लोकेशन देखें, एनाटॉमिकल लोकेशन, तो यहाँ पर जो है एनाटॉमिकल लोकेशन, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये इस तरह से थायरॉयड ग्लैंड के चारों ओर, यहाँ पर चारों कोनों पर एक तरह से हम कह सकते हैं कॉर्नर साइड पर 2 जो है सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड यहाँ पर होती है और 2 इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो नीचे की साइड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी लोकेशन होती है। अब क्योंकि इनका हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो रहा है, यानी पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट जो है वो 3 जगह यहाँ पर देखने को मिलता है। पहला इम्पैक्ट देखने को मिलता है बोन पे, ठीक है। बोन पे क्या होगा यहाँ पर कि पीटीएच का लेवल बढ़ने की वजह से एनहेंस्ड कैल्शियम एंड फॉस्फेट रिजर्प्शन, यानी कि कैल्शियम और फॉस्फेट का जो रिजर्प्शन जितना हो रहा है उससे ज़्यादा होने लगता है, उसके अंदर क्या हो जाता है, बढ़ोतरी होने लगती है, ठीक है। सेकंड आ जाता है यहाँ पर कि रीनल यानी किडनी के ऊपर जो है इम्पैक्ट आएगा। किडनी के ऊपर यहाँ पर क्या आएगा कि यहाँ पर भी जो है एनहेंस्ड कैल्शियम रिजर्प्शन एंड फॉस्फेट एक्सक्रीशन, ठीक है। तो फॉस्फेट का एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है और कैल्शियम का रिजर्प्शन वो भी बढ़ने लगता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि किडनी पर इसका इम्पैक्ट आ रहा है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। तो फॉस्फेट का यहाँ पर एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, फॉस्फेट का एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है और उसी की वजह से कैल्शियम का रिजर्प्शन जो है वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और तीसरा इसका इम्पैक्ट देखने को हमें मिलेगा वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों कंडीशन है, कैल्शियम का जो रिजर्प्शन है वो बोन में भी हो रहा है, ठीक है, किडनी के यहाँ भी हो रहा है और जीआई ट्रैक्ट में भी हो रहा है। तीनों जगह जो है कैल्शियम का रिजर्प्शन बढ़ रहा है। इस वजह से जो है वो बॉडी से जितना बाहर कैल्शियम जाना चाहिए उतना नहीं जा पाएगा, जहाँ डिपॉजिट होना चाहिए बोन में वहाँ पर भी नहीं हो पाएगा, वहाँ से रिजॉर्व हो रहा है, यानी ब्लड के अंदर ओवरऑल, कि चाहे बोन से भी निकल के कैल्शियम का आ रहा है, ब्लड के अंदर आ रहा है, किडनी से भी जो है वो ब्लड में ही है और जीआई ट्रैक्ट से भी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो वो ब्लड के अंदर ही रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा ओवरऑल कि सीरम कैल्शियम लेवल जो है वो बढ़ने लगेगा, राइजेज इन द सीरम कैल्शियम लेवल, ठीक है। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट यहाँ पर हो रहा है कि पीटीएच का लेवल बढ़ा, पीटीएच के लेवल बढ़ने से डायरेक्टली यहाँ पर जो सीरम कैल्शियम का लेवल है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब सीरम कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो उसकी वजह से फिर जो दूसरी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलेगी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आइडेंटिफाई होगी कि क्या क्या प्रॉब्लम होगी जब कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा। तो डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन, यानी कि कैल्शियम जो है वो बोन से रिमूव होने लगेगा और रिमूव होकर के ब्लड में आने लगेगा, ठीक है। तो ये डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो कैल्सिफिकेशन, क्योंकि कैल्शियम बोन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए स्केलेटल पेन होगा, बैक पेन होगा और वेट बियरिंग जो हमारी बोन्स हैं वो वीक हो जाएगी, तो वहाँ पर पेन होगा। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की कंडीशन बनेगी यहाँ पर,
क्योंकि बोन वीक हो जाएगी तो आसानी से जो है बोन जो है वो फ्रैक्चर्ड हो जाती है। डिफॉर्मिटी और फॉर्मेशन ऑफ बोनी सिस्ट, ये सारे के सारे बोन से रिलेटेड सिर्फ डीकैल्सिफिकेशन, क्योंकि कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है। कैल्शियम जो है वो मेजर एलिमेंट है बोन के प्रॉपर फॉर्मेशन और मेंटेनेंस के लिए, तो उसके अंदर जो है यहाँ पर डीकैल्सिफिकेशन यानी कैल्शियम की कमी हो रही है बोन में, तो उसकी वजह से ये सारे के सारे बोन पेन और बोन वीकनेस, बोन डिफॉर्मिटी, ठीक है, बोनी सिस्ट फॉर्मेशन, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक बोन के रिगार्डिंग हमको दिखाई देंगे। ठीक है, सेकंड आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ बोन ट्यूमर, ओवर ग्रोथ ऑफ ओस्टियोक्लास्ट। अब यहाँ पर क्योंकि मेंटेन करना है, ठीक है, जो डीकैल्सिफिकेशन हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पर जो ओस्टियोक्लास्ट सेल है वो ज़्यादा काम करने लगेगी और उनके अंदर ओवर ग्रोथ हो जाएगी। तो ओवर ग्रोथ होने की वजह से यहाँ पर बोन ट्यूमर का खतरा यानी रिस्क जो है बोन ट्यूमर की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कंटेनिंग कैलकुलाई। अब यहाँ पर कैल्शियम का लेवल जो है वो ब्लड में बढ़ रहा है, ठीक है, और वो अगर जो है किडनी में जाकर के डिपॉजिट होगा तो उसकी वजह से क्या बन सकता है, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ रिएक्शन करके जो है वो स्टोन बना सकता है। ठीक है, स्टोन यानी कि रीनल कैलकुलाई का फॉर्मेशन होने की रिस्क बढ़ जाती है कैल्शियम का लेवल बढ़ने की वजह से ब्लड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट डिप्रेशन ऑफ द न्यूरोमस्कुलर फंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर फंक्शन के लिए भी जो है यहाँ पर कैल्शियम का एडिक्वेट अमाउंट में होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड में जो है कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है कि पर्टिकुलर जो नर्व्स है उनके अंदर ब्लड की सप्लाई को वो इंटरफेयर करे। ठीक है, हो सकता है कि कहीं पर जो है ब्लॉकेज हो जाए, कैल्शियम डिपोजिशन होने की वजह से जो है ब्लड सप्लाई इंटरफेयर हो जाए, तो उन सब की वजह से क्या होगा कि पेशेंट को जो है न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में प्रॉब्लम होगी। जैसे कि उसके कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पर देखें तो कैरेक्टरिस्टिक साइंस में जो है यहाँ पर जर्नल फैटिग, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, इस तरह के चेंज इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टपर, कोमा, ये सारे साइन एंड सिम्टम हमको जो है नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग या न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के रिगार्डिंग देखने को मिलेंगे। कार्डियक इम्पैक्ट भी आता है, क्योंकि कैल्शियम का लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो उससे कार्डियक की एक्टिविटी जो है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी वो इंक्रीज़ होगी, और कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से हाइपरटेंशन होगा। ज़्यादा अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा हार्ट तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, हाइपरटेंशन होगा। कार्डियक यहाँ पर एरिथमिया हो सकता है, यानी जो है टैकीकार्डिया की कंडीशन बनती है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे कार्डियक से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे हाइपर कैल्सीमिया की वजह से। ठीक है, तो ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं कैल्शियम का लेवल बढ़ने की वजह से। पीटीएच का लेवल बढ़ेगा, पीटीएच के लेवल से कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, और कैल्शियम के लेवल बढ़ने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का, तो हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है ही सही। हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन करके हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या रिलेटेड प्रॉब्लम हमको आइडेंटिफाई हो रही है। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर कैल्शियम का लेवल देखेंगे। अगर कैल्शियम का लेवल जो है वो 11 mg/100 ml से ज़्यादा अगर हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है, हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन है। फिर हम पीटीएच का लेवल भी देखेंगे जो कि नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल हम बात करें तो 10 to 65 जो है नैनोग्राम पर लीटर होता है, तो इससे बढ़ने लगता है, यानी कि यहाँ पर 65 से ज़्यादा जो है ये बढ़ने लगेगा। 65 से ज़्यादा हो रहा है मतलब पीटीएच का लेवल बढ़ रहा है अब नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि सीरम कैल्शियम एंड एल्कलाई फॉस्फेट लेवल आर एलिवेटेड एंड द सीरम फॉस्फोरस लेवल आर डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ पर जो कैल्शियम है वो डायरेक्टली जो फॉस्फेट है उसके यहाँ पर अपोजिट होता है, यानी कि एक का लेवल बढ़ेगा तो दूसरे का यहाँ पर कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि सीरम फॉस्फेट लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ये डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है यूरिन से, और कैल्शियम का लेवल इस वजह से बढ़ने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्केलेटल चेंज आर रिवील्ड बाय द एक्सरे। तो जो भी एक्सरे में हमको फाइंड आउट होंगे बोन से रिलेटेड जो भी चेंजेस होंगे, डीकैल्सिफिकेशन से बोन वीक होगी,
बोन का स्ट्रक्चरल चेंज होगा तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई ये सब करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक स्पेशल नोट है कि अर्ली डायग्नोसिस डिफ़िकल्ट। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस जो है वो इस डिज़ीज़ का वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इस वजह से कॉम्प्लिकेशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दिस कंडीशन इज़ डायग्नोज, यानी कि ये कंडीशन जब डायग्नोस होती है जब कॉम्प्लिकेशन हो चुके होते हैं। ठीक है, तो ये इस के साथ एक प्रॉब्लम है कि जब तक ये हमको आइडेंटिफाई होगा तब तक कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन वो पेशेंट को डेवलप्ड हो जाते हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन नॉर्मली नहीं होता क्योंकि स्टार्टिंग में जो है ये असिम्टोमेटिक भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर 2 तरह के मैनेजमेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कैल्सीमिया, कि कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है तो उसको मेंटेन करना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर हाइड्रेशन यानी कि आईवी फ्लूइड देना है, नॉर्मल सलाइन, डायूरेटिक, फुरेसामाइड या लेक्सिस के नाम से आता है। ठीक है, या फिर हम बात करें तो एथिक्रेनिक एसिड आता है। ठीक है, दोनों को हम दे सकते हैं। ज़्यादा पॉपुलर जो है वो लेक्सिस नाम से ज़्यादा पॉपुलर है, एंटी डायूरेटिक। तो ये दिया जाता है ताकि जो है यूरिनरी एक्सक्रीशन को प्रमोट किया जाए और जो कैल्शियम है उस कैल्शियम को यूरिन की थ्रू जो है बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट किया जाए। दूसरा जो है वो ओरल फॉस्फेट यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा है कि फॉस्फेट और कैल्शियम का रिलेशन एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर ऑपोजिट है। एक अगर इंक्रीज़ होगा तो दूसरा डिक्रीज़ होने लगता है। तो हम यहाँ पर ओरल फॉस्फेट देते हैं ताकि फॉस्फेट का लेवल बॉडी में इंक्रीज़ हो और उसके ऑपोजिट यहाँ पर जो है कैल्शियम का लेवल बॉडी के अंदर डिक्रीज़ होने लगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर और जो है इफ़ेक्टिव हाई मेडिसिन दी जाती है जो कि कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसमें जो है पेमीड्रोनेट, कैल्सीटोनिन, एडिड्रोनेट या डाइसोडियम, तो इनके अलग अलग नाम होते हैं। कैल्सीटोनिन ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि एक तरह का हार्मोन भी है जो कि थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो ये जो है अगर कई बार इसको आर्टिफिशियली भी दिया जाता है ताकि कैल्शियम का लेवल ये कंट्रोल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है डाइटरी कैल्शियम इज़ रिस्ट्रिक्टेड एंड ऑल ड्रग दैट में कोज हाइपर कैल्सीमिया, जैसे थायाजीड, विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है वो असेंशियल होता है कैल्शियम के प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए। तो कई बार जो है इसको भी कम कर दिया जाता है ताकि कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ना हो पाए और कैल्शियम जो है वो बॉडी के बाहर जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसकी वजह से इसको जो है रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, क्योंकि कई बार जो है विटामिन डी के प्रेजेंस में कैल्शियम नहीं बन पाता। तो विटामिन डी या इस तरह के डाइटरी कैल्शियम, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट ये हमको अवॉइड करने होते हैं, डाइटरी चेंजेस लाने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अगर पेशेंट को जो है यहाँ पर रीनल फेलियर है तो उस जगह डायलिसिस करना पड़ेगा। डायलिसिस में भी नेसेसरी इन द पेशेंट विद द रेजिस्टेंस हाइपर कैल्शियमिया एंड दोज विद द रीनल फेलियर। जिनको भी रीनल फेलियर है उनको जो है यहाँ पर हमको जो है कैल्शियम, जिनको भी रीनल फेलियर है उनको कैल्शियम डाइट नहीं देनी है और उनको सजेस्ट करना है कि उनका टाइम टाइम डायलिसिस किया जाए ताकि उसका कैल्शियम का जो एक्सक्रीशन है वो प्रॉपर्ली डायलिसिस के थ्रू कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है डिजॉक्सिन इज रेड्यूस बिकॉज द पेशेंट विद द हाइपर कैल्सीमिया इज मोर सेंसिटिव टू द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो यहाँ पर डिजॉक्सिन जो है उसका टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इस कंडीशन में सजेस्ट किया जाता है कि डिजॉक्सिन ना लिया जाए, पेशेंट को ना दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है मॉनिटर डेली सीरम कैल्शियम लेवल, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम मैग्नीशियम लेवल। तो ये सीरम इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक टेस्ट होगा सीरम इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उन सबका जो लेवल है वो आ जाता है। तो इन सब का नॉर्मल लेवल मेंटेन करना ज़रूरी है। उसको पता करना कि हम जो थेरेपी दे रहे हैं उससे कौन से इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है वो नॉर्मल वैल्यू से अबव जा रहा है, कौन सी नॉर्मल वैल्यू से बिलो है। तो उसको नॉर्मल में मेंटेन करने के लिए डेली जो है सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाना ज़रूरी है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ द अंडरलाइन कोज, जो भी कोजेज है उनको यहाँ पर हटाना चाहिए। कई बार जो है वो अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली उसका डेवलपमेंट हुआ है, ट्यूमर हुआ है या कैंसर है, तो उसकी वजह से जो है फिर उसको सर्जरी के थ्रू निकाल दिया जाता है। दैट इज़ नॉट नोन एज द
पैराथायरॉयडेक्टोमी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, पैराथायरॉयडेक्टोमी का प्रोसीजर करेंगे। डेट इज़ द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एबनॉर्मल पैराथायरॉयड टिश्यू और पैराथायरॉयड एंटायर कंप्लीट पैराथायरॉयड ग्लैंड ऑल्सो कैन बी रिमूव्ड, ठीक है। तो ये सर्जिकल मैनेजमेंट यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो इस फर्स्ट आ जाता है नर्सिंग असिस्मेंट, ऑब्टेन रिव्यू ऑफ द सिस्टम एंड परफॉर्म मल्टी सिस्टम एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर कि सिस्टम का रिव्यू करना, मल्टी सिस्टम एग्जामिनेशन करना, ताकि जो भी साइन एंड सिम्टम है यहाँ पर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के वो हमको आइडेंटिफाई हो सके। नेक्स्ट, क्लोजली मॉनिटर पेशेंट इनपुट एंड आउटपुट एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट स्पेशली कैल्शियम लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर हमको रेगुलर सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करना है, पेशेंट का इनटेक आउटपुट चेक करना है, पेशेंट का आउटपुट जो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आउटपुट कम आ रहा है मतलब पेशेंट को रीनल प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में अगर रीनल फेलियर है तो उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और उसको भी हमको करेक्ट करना है। कई बार स्टोन बन जाता है तो उसको जो है सर्जिकली उसका रिमूव किया जाता है, ठीक है। ऑलरेडी हम जो है उसको डिटेल में जो पढ़ चुके हैं कि अगर नेफ्रोलिथियासिस जो है अगर वो कंडीशन बनती है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो उसके लिए अलग अलग सर्जिकल टेक्निक जो है वो लेज़र रिमूवल और एंडोस्कोपिक मेथड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस की, तो नर्सिंग असिस्मेंट के बाद नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस बनती है, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ कैल्शियम सीरम कैल्शियम लेवल, ठीक है। तो डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम का लेवल वो बढ़ रहा है। तो यहाँ इंटरवेंशन क्या करेंगे हम, सबसे इम्पोर्टेंट मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट। सेकंड, प्रोवाइड एडिक्वेट हाइड्रेशन, यानी कि पेशेंट को ज़्यादा पानी पीने के लिए बोलना है, ठीक है, ज़्यादा उसको इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं ओरली भी, और पेशेंट को अगर फिर भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो हम IV भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंट और प्रमोट डिहाइड्रेशन बाय रिपोर्टिंग वॉमिटिंग और अदर सोर्स ऑफ फ्लूइड लॉस प्रमोटली, यानी कि अगर कोई भी कंडीशन है जैसे वॉमिटिंग यहाँ पर है तो वॉमिटिंग की वजह से फ्लूइड लॉस हो रहा है तो IV फ्लूइड दे करके और उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, हेल्प पेशेंट अंडरस्टूड वाई एंड हाउ टू अवॉइड डाइटरी सोर्सेज ऑफ कैल्शियम डेयरी प्रोडक्ट और ब्रोकली कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड। तो यहाँ पर जो है डेयरी प्रोडक्ट चाहे ले लो, चाहे ब्रोकली हम एक वेजिटेबल है अगर वो ली जाए, तो इन सब में जो है कैल्शियम ज़्यादा होता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ा रहेगा, तो इन सब को हमको अवॉइड करना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इम्बैलेंस। सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस बनती है यहाँ पर impaired urinary elimination related to renal calculi and calcium deposit in the kidney, ठीक है। तो यूरिनरी एलिमिनेशन क्यों इम्पेयर्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम और ऑक्सलेट के लेवल की वजह से रीनल कैल्कुलाई बन सकता है, कैल्शियम डिपॉजिट हो सकता है किडनी के अंदर, तो वो इंटरफेयर करेगा फिर यूरिन के फ्लो में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा गोल होगा टू प्रमोट द यूरिनरी एलिमिनेशन इंटरवेंशन, हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेन आर यूरिन टू ऑब्जर्व फॉर कैल्कुलाई, यानी कि हम जो है यहाँ पर यूरिन एनालिसिस करते हैं ताकि हमें कैल्कुलाई के बारे में पता चल सके। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक अप टू 3000 ml पर डे, यानी 3 लीटर तक पेशेंट को बोलना है कि हमको कम से कम 3 लीटर पानी पीना ही है, क्योंकि एडिक्वेट हाइड्रेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कैल्शियम जो कैल्कुलाई है उसकी साइज़ नहीं बढ़ेगी, कम से कम जितनी साइज़ है वो उस पर रुक जाएगा, उससे ज़्यादा उसका साइज़ नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट द डाइटरी रिकमेंडेड फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सलेट डाइट। तो जो जिनमें भी कैल्शियम और ऑक्सलेट ज़्यादा होता है, जैसे मिल्क की हम बात करें या टमाटो की हम बात करें, ठीक है, तो ये जो इनमें भी कैल्शियम और ऑक्सलेट ज़्यादा है वो हमको अवॉइड करना है, डाइट में उनको नहीं लेना है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व फॉर द साइन ऑफ UTI हेमेचूरिया एंड रीनल कोलाई, ठीक है। तो क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है यूरिन के फ्लो में, उसकी वजह से UTI भी हो सकता है, ठीक है। अगर इंजरी हो रही है किसी भी तरह की तो उसकी वजह से हेमेचूरिया हो सकता है, या रीनल कॉलिक पेन जो है वो देखने को मिलेगा लोअर एब्डोमेन रीजन में, या हम कह सकते हैं कि पेल्विक रीजन में जो है पेन हो सकता है। तो ये हमको आइडेंटिफाई करेगा कि
कोई भी जो है रीनल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, रीनल कैल्कुलाई पेशेंट को हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमको आइडेंटिफाई करनी है और इसका जो भी पॉसिबल करेक्शन है हमको करना है। नेक्स्ट, असिस्ट द रीनल फंक्शन थ्रू द सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर रीनल फंक्शन रेगुलर असिस्ट करना ज़रूरी है थ्रू द सीरम क्रिएटिनिन एंड द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल। ठीक है, तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल से भी इसको जो है हम रेगुलर पता लगा सकते हैं कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल अगर बढ़ रहा है मतलब जो किडनी है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये जो है असेसमेंट और इस तरह के इंटरवेंशन जो है वो ज़रूरी है जिससे कि हम यूरिनरी एलिमिनेशन को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी नेसेसरी जो है, जैसे कि यहाँ पर हम डिज़ोल्विंग के लिए जो भी रीनल कैल्कुलाई बन रहा है उसके डिज़ोल्विंग के लिए जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो दे सकते हैं, और ज़रूरत है तो जो भी सर्जिकल इंटरवेंशन है वो भी परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस थी impaired physical mobility related to weakness, bone pain and the pathological fracture। ठीक है, तो यहाँ पर फिज़िकल मोबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि पेशेंट की बोन वीक हो रही है, तो उसको जो है पेन होगा जब भी वो मूवमेंट करेगा, तो उसके रिगार्डिंग जो है, या फिर उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर अगर हो गया है तो उसकी वजह से इम्पेयरमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो गोल होगा टू इंक्रीज़ द फिज़िकल मोबिलिटी। नर्सिंग इंटरवेंशन की हम बात करें तो इंटरवेंशन में फर्स्ट आएगा असिस्ट पेशेंट हाइजीन एंड एक्टिविटी इफ़ द बोन पेन इज़ सीवियर और इफ़ द पेन एक्सपीरियंस मस्कुलोस्केलेटल वीकनेस। तो पेशेंट को अगर किसी भी तरह का पेन है या मस्कुलोस्केलेटल वीकनेस हो रही है तो उसको हमको आइडेंटिफाई करना है, एक्सरे वगैरह करवाना है कि पेशेंट को जो है किसी भी तरह का जो है फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है। ठीक है, प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम द फॉल और इंजरी। पेशेंट को जो है स्पेशल हमको बचाना है किसी भी, क्योंकि माइनर फॉल से या इंजरी से उसको फ्रैक्चर हो सकता है बोन वीकनेस की वजह से, तो हमको अवॉइड करना है, स्पेशल वहाँ पर केयर की ज़रूरत है। नेक्स्ट, टर्न पेशेंट क्योटलिसली एंड हैंडल एक्सट्रीमिटीज़ जेंटली टू अवॉइड द फ्रैक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर पेशेंट को जो हमको केयरफुली हैंडल करना है, कभी भी जो है हम उसको फ्रैक्चर हमारी वजह से फ्रैक्चर ना हो तो पेशेंट को बताना है कि जब भी आपको शिफ्ट होना है, मूव करना है, तो आप ज़्यादा कॉन्शियसली उसको करें। जर्किंग जो है वो हमको अवॉइड करनी है, अननेसेसरी लिफ्टिंग शिफ्टिंग हमको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक मेडिसिन एज प्रिस्क्रिप्शन। जो भी प्रिस्क्राइब्ड है वो मेडिसिन हमको देनी है, एनाल्जेसिक मेडिसिन। नेक्स्ट, असिस्ट द लेवल ऑफ पेन एंड पेशेंट रेस्पॉन्स टू द एनाल्जेसिया। यानी जो भी हम मेडिसिन दे रहे हो कितनी इफेक्टिव है, पेशेंट को उससे पेन रिलीफ हो रहा है कि नहीं, वो हमको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट, एनकरेज पेशेंट टू पार्टिसिपेट इन द माइल्ड एक्सरसाइज ग्रेजुअली एज द सिम्टम सबसाइज। ठीक है, तो यहाँ पेशेंट को हमको जो है रेगुलर ROM एक्सरसाइज के लिए, एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है कि वो एक्सरसाइज वो करता रहे, ताकि जो है प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन बना रहे और जो रिस्क है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की वो मिनिमाइज की जा सके। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट टू करेक्ट द बॉडी मैकेनिज्म टू रिड्यूस द स्ट्रेन बैकएक एंड द इंजरी। तो यहाँ पर पेशेंट को जो है उसकी बॉडी मैकेनिज्म किस तरह से मेंटेन करनी है, किस तरह से अननेसेसरी उसको जो है बेंडिंग को अवॉइड करना है। ठीक है, कभी भी अगर उसको कोई वेट बियरिंग नहीं करनी है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन हमको समझाने हैं। ठीक है, इससे जो पेशेंट को रिस्क फॉर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है वो मिनिमाइज होगी, एज वेल एज जो फिज़िकल मोबिलिटी है, क्योंकि पेन यहाँ पर मिनिमाइज होगा तो फिज़िकल इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस, तो एंजाइटी रिलेटेड टू सर्जरी। अगर सर्जिकल इंटरवेंशन होने वाला है पेशेंट को तो उसके रिगार्डिंग एंजाइटी हो सकती है। एंजाइटी को रिलीव करने के लिए जो हम पहले जो है पेशेंट को एनकरेज करेंगे कि वो अपनी एंजाइटी का कारण बताए कि क्यों उसको एंजाइटी हो रही है। दूसरा, हम पेशेंट को जो भी टेस्ट होने वाले हैं, जो भी सर्जरी होने वाली है, उसके बारे में ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे ताकि पेशेंट को सब कुछ क्लियरली समझ में आए। पेशेंट को जो है उसकी स्केलेटल रिकवरी के बारे में हम एश्योरेंस दे सकते हैं कि कब कितना टाइम तक के बाद जो है पेशेंट फिर से नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, बोन पेन डैमेज फेयरली क्विकली। तो यहाँ पर जो भी बोन से रिगार्डिंग चेंजेस है, बोन पेन जो होने वाला है, उसके बारे में हम पेशेंट को बता सकते हैं कि कितने दिनों तक आपको दिक्कत रहेगी और उसके बाद कब उसको जो है रिलीफ मिलने लगेगा।
जो सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, अगर सर्जरी नहीं कराते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, वो सब हम पेशेंट को इजीली एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, फ्रैक्चर आर ट्रीटेड बाय ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर। ठीक है, तो जो भी फ्रैक्चर अगर पेशेंट को हो गया है तो उसके लिए जो भी एसेंशियल ऑर्थोपेडिक सर्जरी अगर रिक्वायर्ड है तो वो भी वहाँ पर परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट, प्रिपेयर द पेशेंट फॉर सर्जरी ऑफ थायरॉयडेक्टोमी। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली जो है पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो एबनॉर्मल हो रहा है, तो कई जगह जो है सिर्फ पैराथायरॉयड ग्लैंड निकाली जाती है और कई जगह क्योंकि पैराथायरॉयड थायरॉयड ग्लैंड के साथ ही है तो उसको जो है कम्प्लीटली थायरॉयडेक्टोमी यानी थायरॉयड को और पैराथायरॉयड को दोनों को निकाल दिया जाता है कम्प्लीटली। ठीक है, तो इस तरह से सर्जरी परफॉर्म की जाती है, उसके लिए पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है, जो भी उसके डाउट हैं वो क्लियर किए जाते हैं। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाती है यहाँ पर रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, तो यहाँ पर पेशेंट को जो है कई बार यहाँ पर हाइपोकैल्सीमिया जो है वो कंडीशन बनती है ऑपरेशन के बाद, ये पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस है। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर कि अब थायरॉयडेक्टोमी हो गई या पैराथायरॉयडेक्टोमी होगी, यानी पैराथायरॉयड ग्लैंड यहाँ पर निकल चुकी है और थायरॉयड ग्लैंड भी निकल चुकी है, और यहाँ पर जो कैल्शियम का लेवल है वो किन से, पैराथायरॉयड पीटीएच के सिक्रेशन से ही मेंटेन होता था। अब पीटीएच नहीं बनेगा तो क्या होगा, कैल्शियम का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा और डिक्रीज होकर के वो कहाँ पहुँच जाएगा, हाइपो में चला जाएगा कैल्शियम का लेवल। तो रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू हाइपोकैल्सीमिया ये पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस बनती है। यहाँ पर क्या करना होगा हमको कि ईसीजी मॉनिटरिंग करनी रहेगी रेगुलरली, कि जो है यहाँ पर हाइपोकैल्सीमिया की वजह से जो भी चेंजेस है वो हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो भी हाइपोकैल्सीमिया के चेंजेस है वो हमको क्या देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन अगर हम देखेंगे तो क्या बनेगी, कंडीशन यहाँ पर बन जाती है कि जो सीरम कैल्शियम लेवल है वो यहाँ पर सडनली जो है वो डिक्रीज़ होने लगता है, और डिक्रीज़ होता है तो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन बनेगी और टिटनी में चला जाएगा पेशेंट। ठीक है, तो वो कंडीशन यहाँ पर बन सकती है। दूसरा जो है, कई बार अगर पेशेंट को सर्जरी भी नहीं हो रही है तो उसकी वजह से जो उसको मेडिसिन दी जा रही है तो उन मेडिसिन का भी इम्पैक्ट जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और उसकी वजह से जो है पेशेंट को रिस्क फॉर इंजरी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ऑब्जर्व कैल्शियम लेवल। तो कैल्शियम का लेवल जो है वो मॉनिटर करना ज़रूरी है। कैल्शियम का लेवल जो है वो एक एडिक्वेट अमाउंट में बना रहे, ना तो वो हाइपर हो, क्योंकि हाइपर तो कंडीशन है ही यहाँ पर पीटीएच अगर सर्जरी हो गई है तो उसके बाद वापस से हाइपर को हाइपो होने की रिस्क भी रहती है। तो उस कंडीशन में हमको जो है ऑब्ज़र्व करते रहना है कि ना तो हाइपर में जाए ना ही हाइपो हो, ना ही तो इंक्रीज़ हो ना ही नॉर्मल से डिक्रीज़ हो। नॉर्मल मेंटेन करने के लिए हमको पेशेंट को यहाँ पर जो एडिक्वेट कैल्शियम का मेडिसिन यहाँ पर देने लगेंगे, फिर डाइटरी सप्लीमेंट हमको देने पड़ेंगे कैल्शियम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये सारे जो है यहाँ पर हमको चेंजेस डाइटरी सप्लीमेंट देने पड़ेंगे, सारे एडिक्वेट एजुकेशन देना ज़रूरी होता है, ताकि साथ ही साथ जो है हम यहाँ पर फॉस्फेट का लेवल भी और कैल्शियम का लेवल भी इसको रेगुलरली चेक करेंगे, ताकि क्योंकि एक का लेवल भी बढ़ेगा तो दूसरे का कम होगा और दूसरे का बढ़ेगा तो एक का कम होगा, तो इनका भी लेवल, दोनों का लेवल में बैलेंस में रहे, तो इनकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि अगर सारे इंटरवेंशन प्रॉपरली किए जाते हैं, प्रॉपर जो है पेशेंट का अर्ली डायग्नोसिस कर लिया जाता है, सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रॉपर हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग मैनेजमेंट प्रॉपर हैं, तो पेशेंट को कंडीशन जो है वो मैनेज की जा सकती है। बट फिर भी अगर पेशेंट किसी भी तरह से फेल होता है या अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता, काफ़ी लेट स्टेज में जो है हमको ये आइडेंटिफाई होता है, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ रीनल कैल्कुलाई, कैल्सिफिकेशन ऑफ किडनी पेरेंचाइमा और रीनल शटडाउन। ठीक है, ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अल्सरेशन ऑफ अपर जीआई ट्रैक लीडिंग टू हेमरेज एंड परफोरेशन। ठीक है, अल्सरेशन हो सकता है अपर जीआई ट्रैक का, और उसकी वजह से हेमरेज और परफोरेशन हो सकता है। नेक्स्ट, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, सिस्टेन फाइब्रोसिस ऑफ बोन मेरो लीड्स टू द फ्रैक्चर स्पेशली ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज एंड द रिब्स। ठीक है, तो डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, सिस्ट एंड फाइब्रोसिस
of bone marrow leads to the fracture especially of the vertebral bodies and the ribs. नेक्स्ट है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म आफ्टर सर्जरी। तो सर्जरी के बाद हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की रिस्क बनी रहती है, इसलिए सर्जरी के बाद कैल्शियम की जो हमने बंद किया था उसको कैल्शियम नहीं दे रहे थे वो अब हमको देना पड़ेगा, क्योंकि अब कैल्शियम जो है वो शरीर के अंदर नहीं बनेगा, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है पेशेंट को हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का रिस्क हो सकता है सर्जरी के बाद, तो कैल्शियम का लेवल नॉर्मल मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन जो है वो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के रिगार्डिंग आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल आप फ्रेंकली जो आपके डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।